हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है इसके बारे में हम आज बात करते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन इन पॉइंट्स से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एक्चुअल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो होती क्या है। मेनली यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग होती है उसके बारे में बताया गया है। जब भी कोई मेटल आयन या कोई भी मेटल है वो किसी भी तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड का उसने फॉर्मेशन नहीं कर रखा है, ऐसी कंडीशन में उसके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज रहते हैं, और जब ये किसी लिगेंड्स के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करने जाती है कोई भी मेटल आयन, तो उस टाइम उसके जो डी ऑर्बिटल्स है उनकी स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है उसके बारे में सीएफटी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताया गया है। जनरली हम देखते हैं कि कोई भी मेटल आयन है, उसके डी ऑर्बिटल के बारे में अगर हम बात करें तो डी ऑर्बिटल किस तरीके से होता है, जो डी ऑर्बिटल के सबसेल्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसके पांच सबसेल होते हैं। इनका नाम क्या होता है? फर्स्ट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और ये क्या होता है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट होता है आपका डी जेड स्क्वायर। ठीक है, जब ये मेटल किसी भी तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इसने फॉर्मेशन नहीं कर रखा है, ऐसी कंडीशन में इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डीजेनरेट कंडीशन में होते हैं। कौन सी में होते हैं? डीजेनरेट कंडीशन इनकी होती है। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है कि जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या है? इक्वल है। देखो पांचों के पांचों ऑर्बिटल क्या है? इक्वल एनर्जी क्या है। लेकिन जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करने जाती है कोई भी मेटल, या कोई भी मेटल के पास में कोई लिगेंड आता है इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए, मान लीजिए कोई लिगेंड है वो धीरे धीरे इनके पास में आ रहा है अपना लोन पे डोनेट करने के लिए, ऐसी कंडीशन में होता क्या है भाई? यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स है इनकी भी कोई ना कोई लोब है। डी ऑर्बिटल के बारे में आपने देख रखा होगा कि डी ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, कुछ इस टाइप से होती है, डबल डम्बल शेप। तो इसमें भी क्या होता है, जैसे ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये लोब्स ही तो है ना। इसी तरीके से कोई लिगेंड आ रहा है उसकी भी कोई ना कोई लोब आएगी इसके पास में। ठीक है, तो अगर इस लिगेंड की कोई लोब पास में आ रही है तो उस टाइम जो डी ऑर्बिटल है उसकी लोब भी इसके पास में आएगी, और लोब के बीच में क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिपल्सन हो सकता है, और रिपल्सन होने के कारण क्या होता है कि इनकी एनर्जी चेंज हो जाती है, ये स्प्लिट हो जाते हैं। किस तरीके से स्प्लिट होते हैं? जब कोई भी आपको मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जब स्प्लिटिंग बताऊंगा उस टाइम आपको बताऊंगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है, फिर हम टेट्राहेड्रल के लिए बात करेंगे। अभी यहाँ पे हम थोड़ा बहुत इसके बारे में देख रहे हैं कि स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है। तो जब लिगेंड्स इनके पास में आते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसमें दो तरीके की स्प्लिटिंग आपको देखने को मिलेगी। यानी यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स है वो दो एनर्जी लेवल में टूट जाएंगे। एक होगा T2G, क्योंकि हम अभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए हमने यहाँ पे G लगाया है, और दूसरा होता है EG। मतलब कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी कम हो जाती है, और कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बढ़ जाती है। किन के कारण? इन लिगेंड्स के कारण। ठीक है, जैसे T2G, इस T2G में कौन कौन आता है? ये जो तीन ऑर्बिटल है ये T2G में आते हैं, और ये जो दो ऑर्बिटल है वो किस में आते हैं? EG में आते हैं। अब इनकी अगर हम बात करें T2G की, तो यहाँ पे कौन कौन से आए हैं? एक तो आ गया डी एक्स वाई, एक आ गया डी वाई जेड, और एक आ गया डी जेड एक्स। इसी तरीके से इजी में कौन आ गए? एक आ गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक आ गया डी जेड स्क्वायर। ये जो डी जेड स्क्वायर होता है ना, ये दो ऑर्बिटल्स के मिलने से बनता है। कौन कौन से? देखो यहाँ पे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स तीन बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन रहा है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना है तो डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी बनना चाहिए, डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी बनना चाहिए। लेकिन जो डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, और डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये दोनों क्या करते हैं? मिल जाते हैं, और इनसे क्या बनता है? आपके पास में एक ऑर्बिटल बनता है जिसे हम डी जेड स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो ये लोअर एनर्जी में प्रेजेंट होते हैं, और ये कहां चले जाते हैं? हाइयर एनर्जी में चले जाते हैं। इसके बारे में जो स्प्लिटिंग होगी उसको हम आगे देखेंगे। जनरली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा है। जब भी कोई मेटल अपनी फ्री कंडीशन में प्रेजेंट होती है, ये बेथे और वैन ब्लैक ने दिया था, उन्होंने ये बताया कि जब भी कोई मेटल
फ्री कंडीशन में प्रेजेंट है, किसी भी तरीके का कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसने फॉर्मेशन नहीं कर रखा है उसका, ऐसी कंडीशन में उसके जो डी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी लगभग बराबर होगी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स क्या होंगे, डीजेनरेट कंडीशन में होंगे या फिर बराबर एनर्जी में होंगे। लेकिन जब भी मेटल किसी लिगेंड के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाहती है तो लिगेंड जैसे जैसे उसके पास में आएंगे उसी के साथ साथ में जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर स्प्लिटिंग हमको देखने को मिलेगी। स्प्लिटिंग का मतलब क्या हो गया, पहले एक एनर्जी लेवल में थे, फिर क्या होगा, कुछ ऊपर चले जाएंगे ऑर्बिटल्स, कुछ नीचे चले जाएंगे, किसके कारण, उस लिगेंड के आने के कारण। यहाँ पे क्या होता है, लोब लोब के बीच में रिपल्सन होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी रिपल्सन होता है, जिससे यहाँ पे आपको स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। इसके साथ में जो बेथे और वेन विलेग हैं उन्होंने ये भी बताया कि जैसे कोई मेटल है तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, मेटल आयन हम बोल रहे हैं, मेटल आयन का मतलब इसमें मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो ये किसी से लोन पे लेने की टेंडेंसी रखती है। और वहीं पे जो लिगेंड है उसके पास में क्या है, वो या तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है या उसके पास में नेगेटिव चार्ज होगा, दो चीज हो सकती है, इसमें पॉजिटिव नहीं हो सकता। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और मेटल आयन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसमें हम पॉजिटिव चार्ज रखें, इस पे हम नेगेटिव चार्ज रखें। और आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये आयंस वाला फॉर्मेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं इनके बीच में जो इंटररिएक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किनके बीच में लगता है, दो आयंस के बीच में लगता है, और आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उनके बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या मेटल किसी लिगेंड के साथ में जुड़ती है तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे फॉलो किया जाता है, और इसके साथ में मेटल और लिगेंड के बीच में किस तरीके के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन होता है। इसके साथ में बेथे और वेन विलेग ने ये बताया कि जो मेटल है इसको इन्होंने एक पॉइंट चार्ज के रूप में रखा, भाई एक पॉइंट चार्ज है ये, और इसके चारों तरफ से कौन आ रहे हैं, लिगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। चलो हम इसके बारे में अब देखते हैं कुछ इसकी जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले देखो, अकॉर्डिंग टू बेथे एंड वेन विलेग द एनर्जी ऑफ द 5d ऑर्बिटल्स, 5d का मतलब जो 5d ऑर्बिटल्स थे आपके उनकी बात हो रही है, ऑफ ए फ्री मेटल आयन, मेटल आयन के पास में कोई भी लिगेंड नहीं है, इज सेम एनर्जी होती है, बट एज सुन एज द मेटल आयन कंबाइंस विद ए लिगेंड, लिगेंड के पास में जाते हैं टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, द डी ऑर्बिटल अंडरगो स्प्लिटेड, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल्स में क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। इसके कुछ की वर्ड्स की बात करते हैं। सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द मेटल आयन इज कंसीडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के रूप में हम इसको मानते हैं, अभी मैंने बताया था। दूसरा, CFT स्टेट्स दैट देयर इज ए स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द सेंट्रल मेटल आयन एंड द लिगेंड, दैट मींस एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड। इसके बाद में, अकॉर्डिंग टू CFT देयर इज नो इंटररिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड, मतलब लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन के बीच में किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉन्स का और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। CFT प्रोवाइड्स, अब देखो एक चीज और बताई थी, जो CFT है उसमें ओनली डी ऑर्बिटल्स के बारे में बताया गया, ओनली डी ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन दी रखी है। इसमें जो स्प्लिटिंग है वो डी ऑर्बिटल्स में किस तरीके से होती है उसी के बारे में बताया गया। इसके बाद में न तो इसमें s ऑर्बिटल की कोई बात की गई है, नहीं f की गई है, और नहीं p ऑर्बिटल्स की बात की गई है, ठीक है। तो CFT provides information only about the d orbitals. According to CFT, no covalent bond is formed between the central metal ion and the ligand. भाई covalent bond कैसे बनेगा, जब यहाँ पे ऊपर इन्होंने ये बता दिया कि मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस के बीच में लगता है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, आयनिक। तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये बताया गया है। इसके बारे में हम बात करते हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप किस टाइप से होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं कितने डी ऑर्बिटल्स हैं, 5 हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट होता है आपका डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हम सबसे पहले इन 3 की बात करते हैं। चलो ध्यान रखना,
हम यहाँ पे एक्सिस का यूज करेंगे। भाई कौन सी एक्सिस पे कौन सी लो प्रेजेंट है, तो आप देख लो यहाँ पे एक्सिस है, यहाँ पे वाई है, और ये वाली कौन सी है, जेड एक्सिस है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं dxy की। मतलब ये जो dxy वाला ऑर्बिटल है, सब सेल है, ये इसमें जो ये ऑर्बिटल है वो कहां पे प्रेजेंट है, xy प्लेन में है। तो चलो हम इसको बनाते हैं dxy को। ये x एक्सिस है आपके पास में, ये y एक्सिस है। और ध्यान रखना जो dxy, dyz एंड dzx ये तीनों की तीनों ऑर्बिटल्स एक्सिस के बीच में होते हैं, बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। मतलब जब इनको हम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। देखो मैंने इनको इस तरीके से तो नहीं बनाया, मैं इनको ऐसे भी तो बना सकता था, लेकिन ध्यान रखना ये देखो एक्सिस के ऊपर आ रही है लोब, ये जो लोब है ना ये एक्सिस के ऊपर आ रही है, और मैंने अभी बोला है ये एक्सिस के ऊपर लोब नहीं आएगी, ये बीच में आएगी दोनों के। ठीक है, तो देखो कहां पे आएगी, ये वाला क्या हो गया आपका dxy। इसी तरीके से जब हम एक्सिस को चेंज कर देंगे तो वापस किसका बनेगा आगे, dyz का। dyz का कैसे बनता है, ये मान लीजिए y है और ये z एक्सिस है। भाई हम इनको चेंज तो कर सकते हैं ना, एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। हमारे पास में 2D में, इसलिए यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर बना नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सिस को चेंज कर लेंगे। देखो y और z आ गई, इस बार एक्सिस इधर x एक्सिस जो है वो इसकी साइड में आ गई, बाहर की साइड में। ठीक है, या टुवर्ड्स द व्यूअर आ गई। यहाँ पे किसको बनाएंगे हम, देखिए y और z के बीच में है, तो देखो dyz। इसके बाद में dzx की अगर हम बात करेंगे तो zx में क्या होता है, ये x एक्सिस ले लो और ये z एक्सिस ले लो, और इनके बीच में कौन सा, zx प्लेन के अंदर आपका कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है, dxz। ये तीनों के तीनों आपके कहां पे प्रेजेंट है, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है। इसको आप पीछे लेके जाओगे तब भी क्या होगा, देखो एक्सिस के बीच में है। ठीक है, इनको आप पीछे लेके जा सकते हो, एक्सिस के बीच में, इनको आप पीछे लेके जा सकते हो, कहीं पे भी एक्सिस के ऊपर लोब नहीं आ रही है। लेकिन जब हम बात करेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, तो इसमें क्या होता है, ये एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होती है। पहले देख लो कौन सा प्लेन है, एक्स और वाई प्लेन है, इसका मतलब लोब्स कौन सी बनानी है आपके, एक्सिस कौन सी बनानी है, एक्स और वाई। और दूसरी चीज जो एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये लोब जो इसकी होती है वो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होती है। यानी ये वाली देखो एक्सिस के ऊपर आ रही है, ये वाली लो, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, इसके अलावा हम डी जेड स्क्वायर जब बनाएंगे तो डी जेड स्क्वायर थोड़ा सा अलग बनेगा, क्योंकि डी जेड स्क्वायर किससे बना है, डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से। ये कैसे बने हैं, डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इन दोनों से मिलके बना है। इसमें देखो जेड इसमें भी आ रहा है, जेड इसमें भी आ रहा है। जब दोनों ऐड होगी तो दोनों के जेड एक्सिस पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे वो कंबाइन हो जाएंगे, और हम ये बोलेंगे कि जो जेड एक्सिस है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। उसके कारण जो इसकी लोब्स बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। ये जेड एक्सिस हो गई, और इसके चारों तरफ ये वाई एक्सिस और कौन सी हो गई, एक्स एक्सिस हो गई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो कुछ इसकी स्ट्रक्चर जो है वो सही से बना देता हूं मैं थोड़ी सी। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनती है, ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कौन कौन से ऑर्बिटल्स किस तरीके से होते हैं जब इनको हम बनाते हैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। अब ध्यान रखना, मैंने आपको बताया ये चीज याद रखना, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स ये लोब्स एक्सिस के बीच में होती है, लेकिन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है वो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होती है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, कुछ लाइनें और देख लेते हैं। जो मैंने पढ़ाई है अभी वही चीजें, इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। इसमें मैं आपको थोड़ा सा स्प्लिटिंग पैटर्न भी बता देता हूं, चलो किस तरीके से स्प्लिट होता है। जैसे मान लीजिए डी ऑर्बिटल है आपके पास में, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी लास्ट वाला क्या है, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होता है देखो, ये अभी इसके पास में कोई भी लिगेंड नहीं आया हुआ है, सबकी एनर्जी बिल्कुल सेम है। ठीक है, फिर इनकी धीरे से एनर्जी बढ़ती है। जब एनर्जी बढ़ती है तो थोड़ा सा इनको ऊपर ले लेते हैं हम, जब लिगेंड्स आ रहे हैं तो
ठीक है, वापस से हम dx स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और dx वाई dy z dz ये लिखते हैं। इसके बाद में जब यहाँ पे इनके पास में लिगेंड्स आ गए तो लिगेंड को हमें ये देखना है कि लिगेंड आ कौन सी डायरेक्शन से रहे। लिगेंड अगर देखो लिगेंड की भी कोई ना कोई लॉग होगी, लिगेंड अगर एक्स एक्सिस से आ रहे हैं दैट मींस जो जितने भी एक्स एक्सिस है, जैसे एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई या जेड एक्सिस हो गई, उनसे आ रहे हैं, तब कौन सी लॉग के बीच में रिपल्सन होगा, ये वाली। देखो अगर वो लॉग कहां से आ रही है, एक्स एक्सिस के सामने से आ रहा है मान लो, ठीक है, एक्सिस के सामने से आ रहा है, तब लोब इधर से आएगी, तो देखो ये वाली लोब ये इसके सामने आ जाएगी। ये जब सामने आएगी तो क्या होगा, रिपल्सन किनके बीच में होगा, जो लोब एक्सिस पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर लिगेंड एक्सिस के बीच में से आ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है उनके बीच में से आ रहा है, ऐसी कंडीशन में ऐसी लोब जो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है डी ऑर्बिटल्स की, उनमें रिपल्सन होगा। ठीक है, अब चलो इसको हम देखते हैं आगे। यहां पे हमने क्या बोला, चलो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो लिगेंड आते हैं वो एक्स एक्सिस से आते हैं, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे कौन कौन से लोब्स प्रेजेंट हमारी डी ऑर्बिटल्स की, उनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पे हम थोड़ा सा बना देते हैं एक बार, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना रहे हैं, ये प्लस प्लस माइनस माइनस। यहां से लिगेंड आ रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ये मान लीजिए कोई लिगेंड है, तो यहाँ पे होगा क्या, ये वाले लोब और लिगेंड की ये लोब, इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा। और जहां पे भी रिपल्सन होता है वहां पे एनर्जी हमेशा बढ़ती है, ध्यान रखना, ठीक है। रिपल्सन जहां पे भी मिलेगा आपको, वहां पे एनर्जी आपको बढ़ी हुई मिलेगी, ध्यान रखना। अब देखिए एक लोब हमारे पास में यहाँ पे भी तो है, ये वाली कौन सी है बताओ, ये वाली है डी एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई, ठीक है। अब मुझे बताइए, एक तो लोब आपके पास में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और एक है डी एक्स वाई, इनमें से कौन सी लोब के साथ में लिगेंड की लोब रिपेल कर रही है या प्रतिकर्षित कर रही है, तो हम बोलेंगे जो एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है वो वाली। इसका मतलब जो जो लोब या जो जो ऑर्बिटल आपके एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है, जो भी ऑर्बिटल्स जो सब सेल हैं वो आपके एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो उनकी तो एनर्जी बढ़ जाएगी और बाकी जो तीन हैं उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। हम यही तो बोल रहे हैं यहाँ पे। देखो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट वाला क्या है आपका, डी जेड स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए ये दो ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो एक्सिस पे प्रेजेंट है। जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, जब लिगेंड इनके पास में आया तो इनमें स्प्लिटिंग किस तरीके से देखने को मिलेगी आपको, मैं पहले वो बता देता हूं। जब एनर्जी बढ़ती है, इन लोब्स की एनर्जी बढ़ेगी, भाई इनके सामने से कौन आ रहा है, लिगेंड आ रहा है, तो कौन कौन सी ऊपर चली गई, एक तो चली गई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक कौन सी चलेगी, डी जेड स्क्वायर। लेकिन ये तीन है, इनमें इनके कंपैरिजन में इनके साथ में रिपल्सन कम हो रहा है लिगेंड का, और लिगेंड का रिपल्सन कम होगा तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली कम। और यहाँ पे कौन आ जाएंगे आपके, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इन दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप बन गया है। पहले जो एनर्जी थी उतनी ही एनर्जी अगर आप देखोगे, उस एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं बेरी-सूडो पॉइंट। बेरी-सूडो पॉइंट। और ये इन दोनों के बीच में जो भी एनर्जी गैप आया है इसे हम बोलते हैं डेल, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें स्प्लिटिंग होती है। इसके बारे में जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो वापस से पढ़ेंगे, वहां पे टेट्राहेड्रल में वापस से पढ़ेंगे। अब देखो इसमें क्या हुआ, T2G ऊपर चला गया, EG नीचे चला गया, लेकिन वहीं पे जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात होती है तो उसमें जो लिगेंड्स आते हैं वो एक्सिस के बीच में से आते हैं, और एक्सिस के बीच में से आएंगे तो ऐसी लोब जो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है उनके साथ में रिपल्सन होगा, और जिनके साथ में रिपल्सन होता है उनकी एनर्जी ऊपर कर देंगे। तो देखना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये तीनों ऊपर चले जाते हैं और ऊपर वाले दोनों नीचे आ जाते हैं, ठीक है। चलो हम देखते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल इज बेस्ड ऑन देयर शेप नॉट एनर्जी। जो स्प्लिटिंग हो रही है वो ऑर्बिटल्स की शेप से होती है, नॉट एनर्जी। मतलब उनकी शेप कैसी है, वो एक्सिस पे प्रेजेंट है या फिर एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, उसी पे डिपेंड करता है लिगेंड किस डायरेक्शन से आ रहा है, और उनके बीच में जो रिपल्सन होता है उसके कारण उनकी एनर्जी में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाती है, ठीक है।
द लिगेंड्स पोजीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री भी कौन बताता है? जो लिगेंड है उनकी पोजीशन बताती है। लिगेंड की पोजीशन, अगर लिगेंड कहां से आ रहा है? एक्सिस के सामने से आ रहा है, ऐसी कंडीशन में तो आपको वहां पे ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स देखने को मिल सकता है। और वैसे ही अगर एक्सिस के बीच में से लिगेंड आ रहा है तो वहां पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है। All 5d orbitals of the central metal ion have the same energy initially, जब इसके पास में कोई भी लिगेंड नहीं आया होता है। But when the central metal ion comes into contact with ligand, ligand के contact में आते ही their degeneracy is lost and they split into T2z and EZ orbitals। ये हमने बात कर ली। As a result, some metal orbitals are at higher energy and some at lower energy। हमने देखा था अभी T2z की एनर्जी ज्यादा हो गई थी और EZ की एनर्जी EZ की एनर्जी ज्यादा हो गई थी और T2z की एनर्जी कम हो गई थी। The energy of difference between these orbitals is called crystal field splitting energy। इसके बारे में हमने बात कर ली, जिसको हम डेल से बताते हैं। ठीक है, इसको हमने बता दिया ना डेल। अगर ये ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है तो इसे हम डेल ओ लिख देंगे, और टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स है तो इसे हम डेल टी लिख देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे स्प्लिटिंग के बारे में देखा। जो CFT है उसका मतलब क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है। जो आज हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड नोट्स चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम को हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा आप हमारी एप्लीकेशन पे भी जा सकते हो जिसका नाम है दादिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपको फ्री नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। इसके साथ में पेड सब्सक्रिप्शन भी आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू।